हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम एमपीपीएससी मेंस है की जो क्लास चल रही है हमारी प्राचीन है भारत में भौगोलिक ज्ञान कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे आज जो है जम्बू द्वीप के अंतर्गत। कल पिछली क्लास में हमने देखा था जम्बू द्वीप में कौन कौन से भाग हैं और उनमें कौन कौन से पर्वत स्थित है। पर्वतों के बारे में विशेष तौर से पिछली क्लास हुई थी। आज हम जो है और चीज़ें देखेंगे जम्मू द्वीप के अंतर्गत वो कौन कौन सी चीज़ें। चलिए देखते हैं समय को ज़ाया ना करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमने देखा था कि पूरी जो पृथ्वी है उसे कितने द्वीपों में बांटा गया है? 7 द्वीपों में बांटा गया है और इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। और ये 7 द्वीप जो हैं उनमें से एक प्रमुख और महत्वपूर्ण द्वीप था जिसका नाम था जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप में जो है कई सारे देश हम देख रहे थे, जिसमें से हमने एक देखा था देश है यानी कि वर्ष जिसे कहा जाता था वो कौन था? भारतवर्ष था। और भारतवर्ष ही हमारा देश है। आज जो है हमने इसमें देखे थे पर्वत देखे थे, कई क्षेत्र देखे हुए थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे, पहले नदियों की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? बात करेंगे नदियों के बारे में कि जम्बू द्वीप विशेष तौर से भारत में जो है कौन कौन सी नदियाँ थी, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में नदियों के बारे में क्या ज्ञान था? अगर आप इतिहास पढ़ा हुआ है मेरे साथ में तो मैंने कई बार बताया है कि जो ऋग्वैदिक काल में जहाँ जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है भाई? एक तो ऋग्वेद से आपको जानकारी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? ऋग्वेद से जानकारी मिल जाएगी। और ऋग्वेद में एक पूरा का पूरा सूक्त है 10वें मंडल के अंतर्गत। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। और उसका नाम क्या है? नदी सूक्त नाम है। नदी सूक्त में कई सारी नदियों की जो है जानकारी देखने को मिल जाती है। आपने ये भी पढ़ा है कि जो आर्य हुआ करते थे, आर्यों के प्रदेश को क्या कहा जाता था? सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। क्या कहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। और सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियां आती थी। कौन कौन सी आती थी? तो उन 7 नदियों के आपको नाम याद कर लेने हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जैसे कि एक थी आपकी सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये क्या है? सप्त सैंधव प्रदेश की नदियां थी। कितनी हो गई? 2, 2 4, 2 6। और एक आपकी सरस्वती हो जाएगी। सरस्वती हो जाएगी। इनके जो है प्राचीन नाम सिंध को जो है सिंधी कहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। झेलम को जो है प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? वितस्ता कहा जाता था। ये आपको याद कर लेना है। चिनाब को क्या कहा जाता था? अस्किनी कहा जाता था। ये आपको याद कर लेना है। रावी को क्या कहते थे? भाई मुझे भी भूल गया शायद। व्यास को जो है बिपाशा कहा जाता था। अभी रुक जाओ, शायद ध्यान आ जाएगा, मैं लिखा दूंगा। व्यास को क्या कहते थे? बिपाशा कहते थे। सतलज को क्या कहा जाता था? सतुद्री कहा जाता था। और सरस्वती को जो है सरस्वती ही कहा जाता है। इसे जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। महत्वपूर्ण नहीं मतलब पवित्र नदी थी। ये सबसे पवित्रतम नदी मानता रहे उन्हें। तो रावी का जो नाम है परुष्णी नाम था इसका। क्या नाम था? परुष्णी जो है आपकी रावी का नाम था। तो ये चीज़ें आप क्या है नदियों के बारे में जान रहे हैं। इसके अलावा रावी नदी जो है, रावी नदी जिसे हम क्या कहते हैं? परुष्णी कहते हैं। इसके किनारे क्या हुआ था आपका? दसराज युद्ध हुआ था। दसराज युद्ध हुआ था। और बात करें सरस्वती नदी जो है इनकी सबसे महत्वपूर्ण नदी होती थी, तो इसको सबसे महत्व दिया जाता था। और बात करें तो एक शतपथ ब्राह्मण है। कौन सा ग्रंथ है? शतपथ है, ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में एक कहानी मिलती है किसकी? मतलब इसमें जो है गंडक नदी और जो है सरस्वती नदी। आर्य जो है पहले यहाँ पर सरस्वती नदी के आसपास रहा करते थे। कहाँ रहते थे? सरस्वती के आसपास रहते थे। और ऐसी कहानी मिलती है, किसकी है भाई? ये गौतम राहुगढ़, विदेह माधव, विदेह माधव, विदेह माधव और गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़ की कहानी मिलती है। और इस कहानी में बताया गया है कि यहाँ से जो है तपोबल से आग उत्पन्न की गई सरस्वती नदी से। और ये आग कहाँ तक विस्तृत हो गई? गंडक नदी तक विस्तृत हो गई।
जिससे क्या है आर्य यहाँ तक फैल गए थे, यानी कि सरस्वती और गंडक नदियों के बारे में भी जानकारी थी। और फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर जो मार्कंडेय पुराण है, एक क्या है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण में जो है दोस्तों, इसमें गंगा नदी का जो है विस्तृत वर्णन किया गया है। गंगा की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत जो है वर्णन किया गया है। किस धार्मिक रूप से, मतलब बागैया कौन होते थे आप जानते हैं, तो उन्हीं के बारे में जो है यहाँ पर जो है विस्तृत कहानी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें जो है यमुना, नर्मदा नदी की भी जानकारी मिल जाती है। नर्मदा, अभी प्रश्न आया था भाई कि नर्मदा की सर्वप्रथम जानकारी किसमें देखने को मिलती है? शतपथ ब्राह्मण है शायद, शतपथ है, ऐतरेय ब्राह्मण है, इसमें जानकारी देखने को मिलती है। नर्मदा का जो है प्राचीन नाम हुआ करता था रेवा। यमुना की भी इसी में जानकारी मिल जाती है। गोदावरी की भी इसमें जानकारी मिल जाती है। तो ये जो है गंडक नदी जो है, इसका प्राचीन काल में से सदा नीरा कहा जाता था, सदा नीरा कहा जाता था। तो ये क्या है, हमारे जो है भूगोल में इतनी जानकारी हमें मिल जाती है नदियों के बारे में, और भी बहुत सी जानकारी है, रामायण में भी बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। अब बात करें दोस्तों वनस्पति के बारे में क्या जानकारी थी। प्राचीन भारत के लोगों को वनस्पति के बारे में क्या जानकारी दोस्तों, मुख्य परीक्षा के मतलब को समझिएगा, सिर्फ शब्द टू शब्द मत याद कीजिएगा, नहीं तो भाई शब्द टू शब्द नहीं याद कर पाओगे, चीजें जो है समझिएगा, दिमाग में बैठाइए किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से याद करना है, नहीं परेशान हो जाओगे। बड़ा सिलेबस है, इसमें कहाँ तक चीजें रट सकते हो, तो जो है चीजों को समझिएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति को एक साथ लिंक करने का प्रयास कीजिएगा। अब वनस्पतियों की बात करें भाई, आपने रामायण तो देखी होगी, तो एक तो हमें क्या जानकारी मिलती है, संजीवनी बूटी। ये क्या थी भाई, वनस्पति ही तो थी, हनुमान जी जो लेने गए थे, संजीवनी बूटी, तो इसकी जानकारी हो गई हमें एक बात। दूसरी बात, आपने इतिहास में खूब पढ़ा हुआ है सोमरस। क्या पढ़ा हुआ है? सोमरस। और ये जो सोम नामक एक क्या है, वृक्ष से निकलता था, तो इसके बारे में बता सकते हैं। तीसरी बात है, और किन पौधों की हमें जानकारी मिलती है, जो शिव पुराण है, कौन सा पुराण? शिव पुराण है। और शिव पुराण में दोस्तों दुग्ध वृक्ष की जानकारी मिलती है। कौन से वृक्ष की? दुग्ध वृक्ष की जानकारी मिलती है। और दुग्ध वृक्ष बोले तो ये रबर का वृक्ष है, रबर का वृक्ष है। इसके अलावा जो ये सोमरस है, तो इसकी जो विस्तृत जानकारी आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। और अगर बात करें कि वनस्पतियों के बारे में और क्या जानकारी मिलती है, और इसकी जानकारी का स्रोत कहाँ से बता सकते हैं, संजीवनी बूटी का स्रोत बता सकते हैं आप रामायण से बता सकते हैं। और जो है मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय पुराण में दोस्तों वनस्पतियों प्लस फसलों के बारे में विस्तृत जानकारी थी। और भी बता सकते हैं भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू से ही बरगद पूजा कर रहे हैं, तो बताइए ना कि रात में भी जो ऑक्सीजन देने वाला पौधा है वो कौन है, बरगद है, तुलसी है। और ये हमारे क्या है, ग्रंथों में लोगों को जानकारी दी, इसीलिए तो क्या करते थे, धार्मिक महत्व के रूप में इन्हें क्या किया जाता था, पूजा जाता था। पीपल के बारे में बताइएगा, पीपल के बारे में। बांस जो है सदियों से जो चढ़ाया जाता है आपका, जो मतलब उसमें धार्मिक रूप में खूब पूजा जाता है। तो ये क्या है, वनस्पतियों के बारे में। भूगोल का मतलब क्या है भाई, वनस्पति भी तो होता है कि इसके भारत के लोगों के बारे में क्या जानकारी है। तो इतनी बात आप किसके बारे में बताएंगे, वनस्पति के बारे में। और मानव भूगोल के बारे में क्या जानकारी देखने को मिल जाती है, कि प्राचीन काल में मानव भूगोल के बारे में कुछ जानकारी दी क्या। मानव भूगोल में आप देखेंगे तो क्या क्या पढ़ते हैं भाई, मतलब मनुष्य के बारे में पढ़ा जाता है, जातियों के बारे में पढ़ा जाता है, वर्णों के बारे में पढ़ा जाता है, लंबाई चौड़ाई, मतलब कितने छोटे मोटे, कैसे काले रंग के, गोरे रंग की, ऐसी बात करते हैं। तो इसमें आप क्या क्या बताएंगे, तो इसमें आप बताइए कि मानव विषयक जानकारी जो है, पहली बात आप बता दीजिएगा ऋग्वेद के बारे में। और ऋग्वेद के कहाँ पहुंच जाएंगे आप, 10वें मंडल में पहुंच जाएंगे। और 10वें मंडल में जाकर क्या बता देंगे कि 4 वर्णों की यहाँ पर जानकारी दी गई है, 4 वर्णों की जानकारी दी गई है। दूसरी बात आप क्या बताएंगे कि जो ऋग्वेद है, इसी ऋग्वेद में ऐसा कहा गया कि जो पृथ्वी है, इस संपूर्ण पृथ्वी पर
कितने प्रकार के? 5 प्रकार के लोग रहते हैं। कितने प्रकार के लोग रहते हैं? 5 प्रकार के लोग रहते हैं, आप ये बता सकते हैं। और तीसरी बात अगर हम करें, और ये जो 5 प्रकार के लोग हैं ना भाई, तो इनमें राक्षस भी शामिल हैं, राक्षस शामिल हैं, दास भी शामिल हैं, असुर भी शामिल हैं, असुर 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 भी शामिल हैं। और बात करें 4 वर्णों की जानकारी मिल जाती है। एक ग्रंथ है जो प्राचीनतम, जिसका नाम है मनुस्मृति। और मनुस्मृति में दोस्तों 8 प्रकार के हमें क्या देखने को मिलते हैं? विवाह देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी तो मानव विषयक जानकारी है भाई, थोड़ा सा डीपली पढ़िएगा, ये चीजें सभी जो है इसके अंतर्गत आती हैं। अगली बात करें, एक व्यक्ति है भारत के जिनका नाम है कौटिल्य साहब, और कौटिल्य की एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में आपको क्या मिल जाएगी? जनगणना के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मौर्य काल में जनगणना के बारे में जानकारी देखने को। जनगणना किसके अंतर्गत आता है? मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। एक बात और कोई बता दीजिएगा। ठीक है भाई, रामायण के बारे में बता देते हैं। तो रामायण में आप देखेंगे तो इसमें जो है जनजातियों की चर्चा की गई है, जनजातियों की चर्चा की गई है। चाहे वो कोल जनजाति हो, भाई सबरी कौन थी? कोल जनजाति की ही थी। चाहे वो निषाद हो, चाहे वो आपके वानर हों, मतलब वानर रूपी मनुष्य, चाहे वो आपके राक्षस हों, इस प्रकार की चर्चा कहाँ देखने को मिल जाती है? रामायण में देखने को मिल जाती है। तो ये जानकारी को आप शामिल करके, मैं ये चीजें इस प्रकार से बता रहा हूँ क्योंकि आपने चीजें कहीं ना कहीं देखी सुनी हुई है, तो यही चीजें लिखिएगा। मेंस में वो थोड़ी ना पेपर क्वेश्चन में लिख करके आता है कि भाई ये वाली चीजें मत लिखिएगा, ये वाली नहीं लिखिएगा। तो मानव भूगोल के बारे में भारत के लोगों को क्या ज्ञान था, हमें ग्रंथों में देखने को मिल जाता है, हमें यही पता है। चलिए, ये मानव भूगोल के बारे में जानकारी हो गई। तो इतनी बातें आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है। अब जो है आपके पास में एक और टॉपिक बचा हुआ है इसमें, वो है कि भारत के भूगोलवेत्ता। और मुझे लगता है यहाँ से प्रश्न बनने की ज्यादातर संभावना है। टिप्पणी आ सकती है या फिर सभी को मिलाकर के बड़ा प्रश्न बन सकता है। इसके अंतर्गत जो है हम कौटिल्य को भी देखेंगे। कौटिल्य को देखेंगे कि भूगोल के बारे में उन्होंने क्या बताया है। इसमें जो है आर्यभट्ट के बारे में देखेंगे। इसमें जो है हम ब्रह्मगुप्त के बारे में देखेंगे। इसमें जो है हम कुछ बातें बराहमीर के बारे में भी देख सकते हैं, या फिर धन्वंतरी के बारे में देखेंगे। इसमें जो है हम भास्कराचार्य के बारे में। तो ऐसे जो भारत के 4-5-6 भूगोलवेत्ता हैं उनको उठा लेंगे और एक 11 नंबर का प्रश्न के रूप में से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा अगर अभी करेंगे तो मैं समझा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से बताऊंगा अगली क्लास में। क्योंकि ये जो है मुझे लगता है कि भाई 7 नंबर में भी एक व्यक्ति की टिप्पणी बन सकती है। जैसे आर्यभट्ट है कि प्राचीन भारत के भूगोलवेत्ता के रूप में क्या योगदान है आर्यभट्ट का, शायद अगले सिलेबस में ये है भी GS 3 में, तो इनके बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ लेंगे ताकि विस्तृत चीजें समझ में आ जाएगी। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। चलिए ठीक है, मिलेंगे कल क्लास में। अगर आपको पसंद आई है और इसी प्रकार की आप क्लासेस चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास। चलिए, धन्यवाद।